नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल जय हिंद और आप देख रहे हैं इंडिया इक्विलिटी का कार्यक्रम। और आज का हमारा विषय है जाति जनगणना। क्या ये सामाजिक न्याय है या इससे जातिवाद फैलेगा? दोस्तों, अगर इसकी भूमिका में जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो अगर जिस जाति जनगणना के बैकग्राउंड में जाएं, तो जब हमारे देश का संविधान बना था, उस संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो इस देश के जो अछूत अनटचेबल्स हैं उनको तो आरक्षण शुरू कर दिया जाता है। लेकिन वो लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी पहचान के लिए एक आयोग बने, उनकी जाति जनगणना हो और उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अवसर दिए जाएं ताकि वो भी इस देश में मुख्य धारा में जुड़ सके। उसके बाद आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना त्याग पत्र दिया, तो उसमें उन्होंने एक मुख्य कारण त्याग पत्र का ये बताया कि इस देश में जो ओबीसी को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए था, जो जाति जनगणना होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। उसके बाद काका कालेलकर कमेटी बनती है। उस कमीशन में भी जाति जनगणना और आरक्षण की बात होती है, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर से मंडल कमीशन बनती है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनमें भी ये बात थी कि जाति जनगणना हो, पिछड़ों की गिनती हो, उनका सामाजिक एक शैक्षणिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी, इसका पता चले। लेकिन उसके ऊपर भी कभी अमल हो नहीं पाया। पिछले काफी दिनों से ये बात चल रही है कि जाति जनगणना हो। और हमने देखा कि बिहार में जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो सरकार थी, उसने एक जाति जनगणना कराई। हालांकि उसकी जो लीगल वैल्यू थोड़ी सी कम रह जाती है। एक जाति जनगणना जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। और एक स्टेट कराती है तो वो एक सर्वे के रूप में सामने आती है। लेकिन फिर भी वो जाति जनगणना हुई और उससे पता लगा कि भाई जो विभिन्न वर्ग है बिहार के, उनमें किस तरह से उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी क्या भागीदारी है, शैक्षणिक स्तर कैसा है, नौकरियों में कितनी भागीदारी है और हर अलग अलग जातियों की संख्या कैसी है। तो यही जाति जनगणना की मांग आज काफी दल कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दल जो उभर के आता है वो राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस जगह जगह जा करके जाति जनगणना की बात उठाते हैं और सवाल करते हैं कि इस देश में जो 90 सेक्टरी हैं, उसमें से केवल 3 ओबीसी के क्यों हैं, जबकि उनकी आबादी तो आधे से ज्यादा है। वो ये भी पूछते हैं कि जो इस देश में जो 500 बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके सीईओ या जो उनके सीनियर मैनेजर्स हैं, उनमें ओबीसी की संख्या कितनी है। तो इन सवालों का वो जवाब चाहते हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी जरूरी है। और जाति जनगणना इस देश का एक तरह से बीमारी का एक्सरे हो जाएगा, एक तरह से एमआरआई हो जाएगा। और हमें इस बीमारी का एक स्तर पता लगेगा, ये बीमारी कितनी गहरी है, कितनी फैली हुई है। और फिर बीमारी का जो इलाज है, वो इलाज हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जो इस समय सत्ता में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनका विचार इससे बिल्कुल ठीक उलट है। 2021 में एक जाति जनगणना होनी थी और ये वायदा भी किया गया था उससे पहले राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि उसमें जाति जनगणना होगी। लेकिन वो 2021 की जनगणना आज तक बार बार टाली जा रही है, वो हो नहीं रही। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर सूरज मंडल हैं, जो श्री बीपी मंडल जी के पौत्र भी हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, इस काम में सामाजिक न्याय के संघर्ष में हमेशा लगे रहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव हैं, आप भी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और सामाजिक न्याय आंदोलन के एक बड़े योद्धा हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय कुमार जी, जो जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है द नागरिक, जिसमें अक्सर वो इस देश के जो वंचित तबका है, जो ओबीसी है, जो दलित है, जो आदिवासी हैं, जो गरीब है, उनके मुद्दे उस चैनल पे बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। और मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे संजीव चंदन जी, जो एक चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं
और संजीव चंदन जी भी इस देश में सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे साथ में है किरण कुमार यादव जी, जो इस समय इस चैनल को, इसके एक तरह से संस्थापक हैं और इसको चलाने वाले व्यक्ति हैं। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि पिछले दिनों में हमने देखा कि जाति जनगणना बिहार में हुई। हालांकि उसका लीगल स्टेटस उतना नहीं है जो एक सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जाति जनगणना हो, और उसमें से कुछ आंकड़े निकल के भी आए। दूसरी तरफ हमारे जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि जाति तो कोई होती नहीं है आज के समय में, सिर्फ गरीब और अमीर होता है। और इस तरह की जातीय जनगणना करना शायद उनके नजर में ज्यादा ठीक नहीं है, इससे जातिवाद फैलेगा, और उनके इस तरह से विचार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप एक चिंतक विचारक होने के नाते, और आप सामाजिक न्याय के लिए काफी समय से लड़ते भी रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, आपके इस विषय में क्या विचार है? धनंजय जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्कार आप सब लोगों को। मैं एक सवाल करता हूँ कि सबसे पहले जाति जनगणना आई या सबसे पहले जाति आई? कौन कौन पहले आया? तो जो पहले आया जाहिर जी। है वो पहले से है। तो जाति जनगणना तो तब हुई जब जातियां हैं। मोदी जी के कहने से क्या हो जाता है? मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जन्म से लेकर के जब तक धरती रहेगी तब तक वही रहेंगे बने हुए। वो चुने हुए प्रधानमंत्री है, 5 साल के लिए चुने गए, फिर आगे 5 साल चुने गए, और 20 साल चुने जा सकते हैं। लेकिन उनको नागरिकों ने चुना है। वो इसका मतलब ये थोड़े है कि स्कॉलर है वो जो कहेंगे वही सच हो जाएगा। और मोदी जी अपने डाटा के बारे में कितना सच बोलते हैं वो हम सबको पता है। तो मोदी जी क्या कहते हैं वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मैं मानता हूं कि इस देश के नागरिक क्या कहते हैं, क्योंकि ये नागरिकों का देश है, मोदी जी का देश नहीं है। न जय हिंद साहब का देश है, न धनंजय कुमार का देश है, इस देश के नागरिकों का देश है। कोई पद पे बैठ के कहे कि मैं ही देश हो जाऊं, तो ये दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का भी और इस देश के नागरिकों का भी, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद के पर बैठा हुआ है, वो देश का प्रधानमंत्री हमने चुना है, वो हमको नहीं चुना है। मोदी जी ने देश को नागरिक नहीं बनाया है, देश के लोगों जनता को ये संविधान ने बनाया है, और देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन लोगों ने नागरिक बनाया है, और उन लोगों ने अधिकार दिया कि आप देश के मालिक हो। क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम था हमारा देश, सबको पता है। तो अंग्रेजों से जिन्होंने छुड़ाया, उन्होंने संविधान बनाया। वो चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, और जितने सारे लोग थे, ढेर सारे वो लोग जिनका नाम हम नहीं जानते, वो कहीं किताबों में दफन है या कहीं और है। लेकिन उन सब का योगदान है, और हम सब इस देश के नागरिक, उनका देश है ये। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं वो बड़ा सेकेंडरी हो जाता है। वो तो एक भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनको कहना भी गड़बड़ है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव में नहीं रहता है। देश का प्रधानमंत्री वो होता है जो देश में कहाँ गरीब, वंचित, प्रताड़ित है, पीड़ित है, उस पर ध्यान देता है। आज किसान जो है, पूरे देश के किसान जमा हो रहे हैं दिल्ली के बाहर, और प्रधानमंत्री जा रहे हैं हवाई जहाज पकड़ के पानी पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं। क्या ये देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, उनको बीजेपी के लिए कुछ लेकर के आना होगा, इसलिए गए। अब बात आती है जाति जनगणना की बात करें और जाति सर्वेक्षण की बात करें। अब ये मुझे नहीं पता, कानूनी पहलू मैं इतना नहीं जानता हूँ कि भारत सरकार अगर जाति गणना करती है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार सरकार करती है तो कम महत्व। जबकि बिहार सरकार के इस जाति सर्वेक्षण के आधार पर ही 75% आरक्षण दिया गया। अब उसको संविधान में वो दर्ज किया जाता है नहीं किया जाता, सरकार की मेहरबानी पे है। बीजेपी सरकार अगर चाहेगी तो उसमें दर्ज हो जाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं दर्ज। ये अलग इशू है। फिर एक बात आती है कि हमारे देश के नागरिक जो हैं, अपने नागरिक होने के अर्थ को, इस देश के होने के अर्थ को, प्रधानमंत्री के होने के अर्थ को, रामलला के होने के अर्थ को कितना समझते हैं? क्या अपने होने के अर्थ को समझते हैं वो, कि मैं नागरिक हूं और मेरे नागरिक होने के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्यों हम नागरिक हैं, किसने नागरिक बनाया, नागरिक होने का मतलब क्या है? इतना ही क्या इस देश के लोगों को पढ़ाया गया है? हमें तो मालूम है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने किताब में प्रियम्बल में पहले पेज को पढ़ा है, पहले पेज पे ही प्रियम्बल को पढ़ा है सारी किताबों में, हम भारत के लोग, उनको भी नहीं पता है कि ये देश के नागरिक होने का क्या मतलब है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने हमने अपने बच्चों को, हमने आसपास को ये नहीं पढ़ाया। हमने डॉक्टर बना दिया, आईएएस बना दिया, सब बना दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि ये कह रहा है कि हम भारत के लोग ही इस देश के मालिक हैं। बहरहाल,
जाति सर्वेक्षण जो हुआ है उसका फायदा है। फायदा इस तरह से है कि आप गौर कीजिए कि कितनी कौन जाति है और किसकी कितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, केवल यही नहीं है। मैं वो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जाति सर्वेक्षण का आधार कि आर्थिक सर्वेक्षण जो किया गया और 33% गरीबों को चिन्हित किया गया कि 33% लोग जो 6,000 या उससे कम कमाते हैं प्रति मंथ, प्रति महीने, वो गरीब हैं। और वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के। वैसा नहीं है कि ब्राह्मण कम कमाने वाला नहीं है, वैसा नहीं है कि खाली कम कमाने वाला मुसहर है या जो दलित जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां वही कम पैसे कमाते। ब्राह्मण भी कम पैसे कमाते, राजपूत में भी गरीब है, भूमिहार में भी गरीब है, मुसलमान, हिंदू, पारसी, आदिवासी सब में गरीब लोग। तो गरीबों को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इस जाति सर्वेक्षण का। बाकी 75% दे दिया कि 100% दे दिया, लेकिन हकीकत आप सब जानते हैं अनिल भाई साहब कि हमने लिख तो रखा है कि इतना प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजों की पढ़ाई में या और जगहों पे नौकरियों में क्या वो आरक्षण लागू होता है? कागज पे लागू है, ठीक कह रहे लेकिन हैं। जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो जब राहुल गांधी सवाल करते हैं कि 90 ओबीसी में कितने ओबीसी, 90 में से कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, पैसों का कितने लोग हैं जो नीति नियम बनाने में ओबीसी और दलित पिछले वर्ग के लोग काम करते हैं, आपको ये भी कह देंगे कि 90 के बाद तो ओबीसी को आरक्षण मिला है। तो अभी कितना साल हुआ? 33 साल हुआ है। अरे तो 33 साल कम होता है क्या भाई? उसके पहले भी तो पढ़ बहुत रहे थे बढ़िया हम। धन्य, बहुत बढ़िया, बहुत तो बेहतर धनंजय जी। मुझे लगता है कि जाति सर्वेक्षण जरूरी हर पूरे राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। और जो मोदी जी का देश तो मैं मानता नहीं हूं, मैं मानता हूं गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है। और गांधी अंबेडकर दोनों चाहते थे कि इस देश का जो आखिरी व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो सबसे पीछे छूट गया, विकास में कहीं नहीं है, जो भूत और भगवान में अटका हुआ है, वो विज्ञान के सहारे आगे बढ़े और अपने होने के औचित्य को समझे और देश के काम आए, देश उसके काम आए। दुर्भाग्य है कि न देश के वो काम आ रहा है, न देश उसके काम आ रहा है। वो हालांकि काम आ रहा है, मैं मानता हूं, जो 5 किलो अनाज लेकर के मोदी जी जिनको कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो देश के काम आ रहा है। देश उनके काम नहीं आ रहा, क्योंकि देश जो वो टैक्स भरता है, नमक खरीदने पे भी, चावल खरीदने पे भी, गेहूं खरीदने पे भी, इलाज कराने पे भी, अपने बच्चों को पढ़ाने पे भी, अस्पताल में दिखाने पे भी जो पैसे खर्च करता है, टैक्स देता है, वो सब देश के काम आ रहा है। लेकिन देश जी उनके धनंजय काम जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चिंता का विषय है। और जाति सर्वेक्षण जी में जी। ये समझने का प्रयास होना चाहिए, हुआ है, और मुझे लगता है राष्ट्र हम्म। स्तर पे होना चाहिए। जी। जी जी जी, धन्यवाद धनंजय जी, बहुत अच्छे आपने बहुत विस्तार से चीजों को समझाया। और हमारा ये असलियत में एक ये मुहूर्त कार्यक्रम है इक्वलिटी इंडिया का, तो ये हम मात्र 40 मिनट का रखना चाहते हैं। तो छोटे छोटे वक्तव्य में मैं चाहूंगा, हमारे बीच में इस बीच संजीव चंदन जी भी जुड़ चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि आप बहुत बड़े लेखक हैं और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बरसों से काम कर रहे हैं, चिंतक हैं। और संजीव जी के जो विचार होते हैं बहुत सुलझे हुए होते हैं इस विषय पे, मैंने देखा है। तो संजीव जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कैबिनेट बनाते हैं तो बताते हैं कि 27 ओबीसी हमने मंत्री बना दिए, देश का राष्ट्रपति दलित बना दिया, देश का राष्ट्रपति हमने आदिवासी बना दिया, और XYZ ने मुझे इस जाति का बता दिया। लेकिन जब वो जाति जनगणना की बात आती है तो वो एकदम भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि जाति होती नहीं, सिर्फ गरीब और अमीर होता है। तो ऐसा क्या मोदी जी का जो रवैया है जाति जनगणना के बारे में, वो इस तरह से क्यों है? एक तो उसका मुझे आप पॉलिटिकल पहलू बताएं, और दूसरा क्योंकि आप इस विषय के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, तो जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, इस विषय में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा बताने का कृपा करें संजीव जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है ना? जी जी, आप लाउड एंड क्लियर। जी जी। तो ज्ञाता तो क्या, लेकिन चीजें समझने की कोशिश हम सब मिलजुल कर करते हैं कि क्या और क्यों जरूरी है। बल्कि क्यों जरूरी है तो वो करते ही हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी बात, हमारी आवाज सरकार समझे, और सरकारों के अलावा अन्य पॉलिटिकल पार्टियां समझें, और जाति गणना को लेकर के एक आम राय कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर बने। बिहार में वो स्थिति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम हिल हवालों के बावजूद उसे होना पड़ा था।
और एक जाति सर्वे यहाँ हुआ। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि जाति गणना जो केंद्र सरकार कराए और राज्य सरकार कराए उसमें क्या फर्क है। तो मैं स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि मूलतः जो है जनगणना कराने का अधिकार संवैधानिक तौर पे वो भारत सरकार को ही है। तो भारत सरकार यदि जनगणना कराती है, जाति आधारित जातीय जनगणना कराती है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा संवैधानिक माना जाता है। यहाँ जो हुआ, बिहार में हुआ या अन्य राज्य जो करवा रहे हैं करवाएंगे, वो जाति सर्वेक्षण करवाए। तो एक तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि जनगणना बाजबता भारत सरकार के द्वारा जो हुआ करती रही है, और अभी कई जी जी। साल पिछली जनगणना हुई नहीं, 2011 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई है, तो उसमें इसको हम्म। शामिल किया जाना ही चाहिए। अब सवाल जी उठता जी। है कि इसकी जरूरत क्यों है। सर, जरूरत इस लिहाज से भी है कि भारत एक जाति समाज है। इस हकीकत को पहले समझना होगा। और जाति समाज है तो जाति आधारित असमानताएं भी हैं। और उसको कई कारणों से, कई तरीके से उसको लॉजिकल भी बताया जाता, बनाया जाता। तो सिर्फ यदि सरकारें, हकीकत जो है भारतीय समाज में, और उसको सरकारें यदि इनकार कर देती, इससे इसका समाधान ढूंढती हैं, तो वो समाधान नहीं मिलने वाला है। जातियां हैं और तमाम तरह के संसाधन हैं। संसाधन हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इन संसाधनों का जाति आधारित यहाँ वितरण हुआ है। ये सबसे बड़ा संकट है। जो उत्पादन के साधन हैं वो भी, और जो उत्पादित हैं वो भी, सब कुछ यहाँ जाति आधारित उसका वितरण होता है। मालिकान जो है जी जो उत्पादन के साधनों पर, वो मालिकाना हक वो जाति आधारित। तो इन सबको एक समता आधारित वितरण उसका हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किस जाति की कितनी संख्या है। जाति गणना का जी जी। अर्थ सिर्फ जाति गणना का अर्थ सिर्फ जातियों की संख्या जानना भर नहीं है। जैसे बिहार में हुआ, वह होता यह है, बिहार में यह हुआ कि जातियों के पास कितनी अमीरी है, गरीबी है, कितनी नौकरियां हैं। इसके अलावा यदि और कायदे से हो तो यह भी होगा कि जातियों के पास जो जमीन होल्डिंग है वो किस तरह की है, नौकरियां हैं तो नौकरियों का वर्गीकरण कैसा है। ये सब भारत सरकार को जानना और समाज को जानना बेहद जरूरी है। यह जब सरकारें जानती हैं तभी आप जो आपकी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जनता तक, क्योंकि भारत जब कैटेगराइज्ड समाज है, लेयर्ड समाज है, जब हायरार्किकल समाज है, तो और उसी आधार पर यहाँ संसाधनों और संपदाओं की स्थितियां हैं, तो सरकारों का काम है कि उसका समान वितरण हो। और समान वितरण तभी होगा जब जाति गणना होगी। सर, जी। आंकड़े नहीं होंगे। संजीव जी, बहुत आपने अच्छे तरीके से समझाई बात को, उसका लीगल पहलू भी, कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू भी, और जो हमारा जो बरसों से, हजारों बरसों से जिस तरह से समाज रहा है, और उसमें उत्पादन के जो साधन है वो किन जातियों के हाथ में रहे हैं, और उत्पादक कौन सी जातियां रही है, ये सब हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज होती है संजीव जी, जिसको बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बेटी है जो किसी दलित खेतीहर मजदूर के घर में जिसका जन्म होता है, और एक मान लीजिए बिहार का एक जिला खगड़िया, उसमें एक बेटी जन्म लेती है किसी दलित परिवार में, उसका पिता खेतीहर मजदूर है, और वो बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, उसमें मेधा है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, बहुत मेहनती भी है, बुद्धिमान है। वो बहुत इतनी बुद्धिमान है कि वो एक कार्डियक सर्जन, एक हार्ट सर्जन बन सकती है, न्यूरो सर्जन बन सकती है। लेकिन उसकी कितनी संभावना है कि क्योंकि उसने एक दलित परिवार में जन्म लिया है, एक खेतीहर मजदूर के पिता के रूप में उसके पिता हैं, और एक बिहार के एक सुदूर जिले में, गांव में उसका जन्म हुआ है, कितनी संभावना है कि वो दिल्ली या बॉम्बे के किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आके, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या मेडिसिटी में आके न्यूरो सर्जन बन जाए, उसमें टैलेंट है जबकि। तो ये सोशल मोबिलिटी हमारे देश में बहुत कम है। एक जकड़ा हुआ समाज है,
और 82 देशों की एक सूची बनी पूरे विश्व में सोशल मोबिलिटी की। हमारा देश उसमें 76वें स्थान में आता है, लगभग जो बहुत अफ्रीका के जो पिछड़े हुए देश हैं उनके बराबर है। तो समाज शास्त्रियों का मानना यह है कि जिस देश में जितनी सोशल मोबिलिटी होगी, जो दबा हुआ टैलेंट है वो उभर के आएगा, वो देश को बनाने में अपना पूरा योगदान देगा, तो वो देश भी आगे बढ़ता है। तो इसी चीज के लिए ये सारे के सारे जो हमारे समाज शास्त्री हैं वो कहते हैं कि दलित पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में शरद यादव जी अब स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि हमारा देश, जैसे आपने बताया कि जातियों में बटा हुआ, कहते हैं कि पोखर पोखर में पानी बटा हुआ है, सड़ रहा है। अब इन पोखरों को तालाबों को जोड़ दिया जाएगा और अगर गंगा बना दिया जाएगा तो एक ऊर्जा निकलेगी उससे, और फिर उससे हमारा देश तरक्की करेगा, वो ये बताते थे। अब मैं आना चाहूंगा सूरज मंडल जी के पास, जो प्रोफेसर साहब हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनके दादा, इनके ग्रैंडफादर श्री बीपी मंडल, जो उन्होंने अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट दी और उसके द्वारा जो क्रिस्टोफर जेफरलैंड ने एक पुस्तक भी लिखी, साइलेंट रिवॉल्यूशन, जो भारत में हुआ, तो ये उस परिवार से आते हैं। तो सूरज जी, आप ये बताएं कि जातीय जनगणना से हमारे इस देश को क्या फायदा होगा, इस देश में जो पिछड़े सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं उनको क्या फायदा होगा, और मोदी जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जी सूरज जी। जी, इस पूरे प्रश्न को समझने के लिए इसको एक उलट तौर पे अगर हम लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी देश से क्यों छुपाई जा रही, जो आखिरी में आपने पूछा कि जो ये सरकार जी है, ये सरकार क्यों इतनी विचलित हो जाती है जैसे ही जाति जनगणना का नाम लिया जाता है। मैं सिलसिलेवार ढंग से जल्दी से बता दूं। अभी हमारे साथी धनंजय जी भी और डॉक्टर संजीव चंदन ने भी वो बातें रखी, आपने भी कही कि 1931 में आखिरी बार जनगणना के साथ जातीय जो डेटा है, जातीय जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई गई थी, और मंडल कमीशन उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट में जातियों का एक मोटा मोटी तौर पर एक उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। लेकिन आजादी के बाद ये नहीं, एक बार भी जनगणना के साथ जाति आधारित जानकारियां नहीं ली गई। मैं बता दूं कि देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून, सेंसस ऑफ इंडिया के कमिश्नर द्वारा लिया गया जाता है, और आजादी के बाद ये संविधान सम्मत हो गया, यानी संविधान का ये प्रावधान है कि जो जनगणना कराई जाएगी वो सेंसस कमिश्नर द्वारा कराई जाएगी। लेकिन अब इसमें दिक्कतें क्या हुई? सबसे पहले जब काका कालेलकर कमीशन ने भी अपने अनुशंसा में कहा था कि जो अगला जनगणना जब भी होगी, यानी 1961 में, उसमें जाति की जानकारी ली जानी चाहिए, नहीं ली गई। उसके बाद जब मंडल कमीशन 1979-80 में जब अपना कार्य कर रही थी, और जब उन्होंने अपने जो उस समय विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी बन गई थी, और यानी जैल सिंह जी देश के होम मिनिस्टर थे, उनको प्रस्तुत किया था, तो उसमें भी ये कहा गया था कि हमें बड़ी दिक्कत आई कि हमारे पास सटीक जानकारी जातीय आधार पर नहीं उपलब्ध थी, और 1981 में जो भी जनगणना होगी उसमें जाति आधारित जानकारियां ली जानी चाहिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि जनगणना में जातीय जो जानकारी है उसकी मांग पूरे देश में इतने व्यापक ढंग से उठने लगी कि इन्होंने जनगणना को ही रोक दिया, जो 2021 में जनगणना होना था। और मैं आपको बता दूं कि जिस बहाने से इन्होंने रोका, कोविड के बहाने से, उसके बावजूद दुनिया के लगभग सभी छोटे बड़े देश जहां जनगणना होती है 10 साल पर, वो अपने अपने देशों में उन्होंने कराए। अब प्रश्न आखिरी में आता है कि इससे क्या दिक्कत है इस सरकार को। सरकार जो है ये एक तरह से देखिए सिर्फ झूठ पर नहीं चल रही है, फर्जी नामे पर नहीं चल रही है, ये आंकड़ों को छुपाती है। मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि जो एक जी मंत्रालय जी। था जिसको हम्म। सांख्यिकी विभाग कहा जाता था, जिसका काम था देश में कितने बेरोजगार हैं, किसानों के संबंध में क्या दिक्कतें हैं, ये सारी जानकारियां, सारी डेटा उपलब्ध कराती थी, वहां ये सारी जानकारियों पर रोक लगा दी गई है।
खास तौर से बेरोजगारी के संबंध में जितनी जानकारियां थी उसको एक तरह से पूरे देश के सामने ब्लैकआउट कर दिया गया। उसकी जगह झूठ फरेब और ये चल रहा है, जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, वो क्या रोजगार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं पूरे देश के सामने। पूरे देश में जो सेना में भर्ती होती थी उसके नाम पर एक अग्निवीर नाम का फर्जीनामा शुरू किया गया, और उसके तहत भी आज जो स्थिति है देश की सुरक्षा भी पूरे दांव पर लग गई। अब इसमें एक खास बात है डॉक्टर साहब कि जब भी जातीय जानकारी दी जाएगी तो सिर्फ यह नहीं ली जाएगी कि वंचित समाज कौन कौन किस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, यह भी पता चलेगा कि किस एक समाज के हाथ में समस्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस, किस एक समाज के हाथ में जितने देश के बड़े पद हैं, मीडिया है, और तमाम जो आपने नाम लिया मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज है इस देश में, जो पहले से सरकारी प्रतिष्ठानें थी उनको तो बेचकर निजी कर दिया गया, लेकिन उनमें भी कौन सीएमडी बनता था, कौन चेयरमैन बनता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हैं, और विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स। तो ये दोनों जानकारियां और ये जो नैरेटिव दिया जाता है सरकार का कि अरे रे ये तो जाति फैल जाएगा, वो इसलिए दी जाती है कि जाति पहले से फैली हुई है, पहले से उस पर लोग अपने अपने तरह से उस पर काबिज है, उसको कहीं डिसेमिनेट नहीं करना पड़े, उसको एक जनतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधित्व देने का एक उन पर एक दबाव नहीं हो, इसके लिए जैसे कहा जाता है हिंदू खतरे में। हिंदू कौन है ये इनको पता नहीं है। जब हम जाते हैं हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री बन के और छोड़ता है घर को, तो उस घर का शुद्धिकरण किया जाता है, तो हिंदू था तो शुद्धिकरण तुमने क्यों किया, और वो व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय कहता है, कभी कभी परशुराम जयंती भी मना लेता है। तो ये सब बातें देश के सामने है। जातीय जनगणना बहुत ही आवश्यक है यह जानने के लिए कि ये देश कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि जिस तरह से देश के तमाम संस्थानों पर एक तरह से जो संवैधानिक प्रावधान है उनको रोक दिया गया है, उन पर अंकुश लगा दी गई है, उनको एक तरह से मिटाने का प्रयास हो रहा है, इसी तरह से चुनावों में भी ईवीएम के माध्यम से भारी रिगिंग करके ये सत्ता में बने रहने के लिए, इनको पता है कि 24 में हम आएंगे, सीट भी बता दिए प्रधानमंत्री की 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, तो और 400 पार हम कर जाएंगे। तो ये चुनाव तो ऐसे ही हो रहा है। बाकी जाति जनगणना और जी जनगणना सभी जब जैसे चुनाव होगा उसके बाद जाति जनगणना नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तब आप आरक्षण दे सकते हैं जब आपके पास आंकड़े हो, और राज्यों को संसद के कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उन्हें वो अपने अपने राज्यों में सर्वे करके जाति आधारित जानकारी ले सकते हैं, जिसको रोकने के लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है और हर बार जाती है, और इस बार भी जाएगी। ये आंकड़े देश के सामने नहीं आ पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ये मेरी तरफ से जी आप जी जान। जी हाँ जी 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 सूरज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी भी कई समाजशास्त्रियों से बातचीत हुई है, और उनका मानना यह है कि जाति चलती है कि जो विवाह हमारे देश में है उस परंपरा से। तो मैं अपनी पुत्री का विवाह जब करने निकलता हूँ, वो अलग बात है मेरी पुत्री अपनी मर्जी से शादी कर ले तो अलग ही वो है, लेकिन जब मैं अपनी बेटी का विवाह करने निकलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? क्या मैं ये देखता हूँ कि मैं गरीब हूं तो मैं गरीब दूल्हा देखता हूँ, या मैं ये देखता हूँ कि मेरी जाति का ही दूल्हा होना चाहिए मेरी पुत्री के लिए? तो जिन शहरों में ये कहा जाता है कि गांव में जातिवाद ज्यादा है, शहरों में कम है, बॉम्बे में कम है, आपका बेंगलोर में कम है, गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में कम है, लेकिन इनके समाचार पत्र भी अगर उठा करके देख लिए जाए तो जो मैट्रिमोनियल कॉलम आता है संडे को, तो तमाम जाति के आधार पे होता है, उसमें उसमें कॉस्मोपॉलिटन नहीं होता। और मेरा मानना तो यह है कि अगर ईडब्ल्यूएस आपने किया था, अगर आप इतना ही जाति को समाप्त करना चाहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बजाय अगर इस तरह का एक 10% आरक्षण करते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा हम उनके लिए आरक्षण देंगे 10%, तो इस देश में जाति को खत्म करने का एक, जिसको कहते हैं कि एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और हम भी मानते हैं कि सरकारें कोशिश कर रही हैं। महात्मा गांधी शुरू में वर्ण व्यवस्था में यकीन करते थे, लेकिन बाद में जब उनको इस चीज की समझ में आई
तो उन्होंने ये कह दिया था मैं सिर्फ उन्हीं शादी समारोह में शामिल होऊंगा जहां पे इंटरकास्ट मैरिज होगी, और अगर सेम कास्ट में मैरिज होगी तो मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। समय कम है संदीप जी, मैं माफी चाहता हूँ, हम थोड़ा बाद में आए आपके पास। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, आप थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं प्रोग्राम 40 मिनट से पहले पहले समाप्त कर देंगे। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कास्ट है वो इस समाज का पॉइजन है। तो कास्ट सेंसस एक एंटीडोट है, एक ऐसी दवाई है जो समाज को सही करेगी। अच्छा, भारत में जो ये समझने की जरूरत है कि भारत में सबसे पहले इस तरह की शुरुआत किसने की कास्ट सेंसस की? 1872 में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस की शुरुआत की, और इसकी मुख्य भूमिका पीछे के लोगों ने शुरू की थी। और 1872 की जो जातिगत जनगणना थी वो सही से नहीं हो पाई, तो 1881 से शुरू की उन्होंने, और 1931 तक करते रहे। हालांकि 1941 का भी उन्होंने किया था, उसका आंकड़ा वो नहीं रिलीज कर पाए क्योंकि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब मसला ये उठता है कि जातिगत जनगणना एक्चुअली एक ऐसा विषय है कि भारत एक ऐसा अजीब देश है जो सबके लिए पॉलिसीज बनाता है। ओबीसीज भारत के बहुसंख्यक हैं, दलित और आदिवासी आबादी, ये एक बड़ा वंचित तबका है। अच्छा, अंग्रेजों ने 1925 में अंग्रेजों ने कई इस तरह के काम किए जिससे इन तबकों को आइडेंटिफाई किया जाता है। बैकवर्ड जो शब्द है 1925 तक, इसको एक ही इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो ओबीसी एससी एसटी तीनों को था। लेकिन अंग्रेजों ने 1925 के आसपास ये रियलाइज किया, उन्होंने कमीशन बनाया, और उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये जो मसला है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसमें डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने एससी एसटी को डिप्रेस्ड क्लासेस में डाला, ओबीसी को अलग किया, बैकवर्ड्स का किया, और भारत आजाद हुआ। और आर्टिकल 340 जो है वो बेसिकली बना कि भाई ये कमीशन बनेगा, पिछड़ों को आइडेंटिफाई करेगा और उनको न्याय देगा। और सबसे पहले अगर हम फिर एक बार पीछे जाएं तो भारत में रिप्रेजेंटेशन की जो शुरुआत की वो महात्मा फुले और विलियम हंटर ने की। विलियम हंटर एक स्कॉटिश मिशनरी थे, इन्होंने इस डिस्कोर्स को तैयार किया, और महात्मा फुले के बाद साहू जी महाराज ने 1902 में लागू किया। जस्टिस पार्टी तमिलनाडु में इधर बीच बनी 1916 में, 3 लोगों ने बनाया, और 1921 में वो पावर में आई मद्रास प्रेसिडेंसी में, और उसने लागू कर दिया। 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने और वडियार राजाओं ने, उन्होंने एक कमीशन बनाया मैसूर के हाई कोर्ट के एक जज लेस्ली स्टीफन के नेतृत्व में। और लेस्ली स्टीफन ने कहा कि जो ओवर रिप्रेजेंटेड लोग हैं उनको एक्चुअली क्या था कि तमिलनाडु में 3-4% लोग, वहां के जो प्रशासन था वहां करीब करीब 45-46% रिप्रेजेंटेड थे, 44 से 45। यही हाल मैसूर में भी था। तो लेस्ली स्टीफन के नेतृत्व में जो कमीशन बना उसने रिकमेंड किया और मैसूर ने लागू किया। तो भारत में देखा जाए तो साहू जी महाराज 1902 में जस्टिस पार्टी तमिलनाडु, मतलब उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु राज्य तो बना है 1967 में, और मैसूर स्टेट, तीनों ने लागू कर दिया। और एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, जहां ये सबसे पहले लागू हुआ, मैंने एक तरह से आंकड़े जुटाए गए और अफर्मेटिव एक्शन लागू किया गया, वो जी भारत जी में जी तीनों जी। जगह सबसे आगे हैं। और इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे जो जिन जगहों पे इसको रोका जा रहा है वो बद से बदतर होते जाएंगे अगर इसको जल्दी से जल्द नहीं किया गया तो। ये जान के रखिए कि आप बीमारी को, गंदगी को आप दरी के नीचे दबा रहे हैं, और उस गंदगी पर आप बैठे हुए हैं। तो इस गंदगी से सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह का क्षय होना है। अगर आपको कैंसर है तो आप उसको तुरंत डिटेक्ट करके उसका इलाज करवाना शुरू करिए, बजाय कि आप उसको छुपाइए कि लोग क्या कहेंगे कि ये उनको कैंसर हुआ है और इस तरह की दिक्कतें हैं। तो ये भारत बहुत, एक हाँ, समाज बहुत के रूप सही में बात। कर रहा है। जी जी। मैं 2-3 बातें, अगर समय है तो मैं कहना चाहूंगा ना संदीप जी, कि समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि अगला आधे मिनट में आप पूरा कर लें क्योंकि हमारा समय जी जी, समाप्त जल्दी हो से। गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत में जो पिछड़ों का संघर्ष है एक लंबा चला, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, पेरियार, और उसके बाद 1990, 7 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन लगा, और जैसे इंदिरा साहनी का जजमेंट, मैंने वो कोर्ट गई और लटकता रहा, 93 में लागू हो पाया। उसी तरह से आप देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में 2019 में लागू होता है, और 3-2 से कोर्ट उसको पास कर देती है, और वो इफेक्टिव हो जाता है बिना आंकड़े जुटाए, और कोर्ट जाने पर भी कोर्ट, मतलब इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा जो है, ये आप नहीं पता करते कि कौन गरीब है, कितना मार्जिनलाइजेशन है। हायरार्की तभी टूटेगी, जाति कब टूटेगी? जाति तब टूटेगी, जो आप बात कर रहे थे खगड़िया की लड़की का, मंडल कमीशन एक कैरेक्टर का नाम लेता है, मोहन का। मंडल कमीशन अगर आप पढ़िए तो मोहन को वो लेके और पूरी कहानी बताता है कि मोहन की मार्जिनलाइजेशन पर एक कहानी बनाता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल मंडल की ही बात नहीं,
हमको हर जातियों को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी जातियां खत्म होगी। और जातियों के खात्मे से ही भारत एक विकास के रास्ते पर जाएगा, आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम एक बहुत बड़े समस्या पर बैठे हुए हैं। जी जी जी, धन्यवाद संदीप जी। आज का हमें ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समय की सीमा है और ये हमारा पहला कार्यक्रम है। शायद उसमें कुछ कमियां भी रह गई हों, और सभी वक्ताओं को हम जो उचित समय देना चाहिए था शायद वो आज नहीं दे पाए, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। तो मैं आप सबसे माफी भी चाहता हूँ इस चीज के लिए, और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे वो विस्तार से होंगे, और सभी वक्ता जो है अपनी विस्तार से बात रख पाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए किरण कुमार जी, आपने बहुत अच्छा टेक्निकल समर्थन दिया, और हमारे बीच में समय निकाल के आए बड़े वरिष्ठ धनंजय जी, संजीव चंदन जी, संदीप जी, सूरज जी, आप सबका धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।